विलियम चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 2 के शर्मा, वही चल रहा है। हमने आपको कल नॉर्मलता समझाया था बढ़िया से और मूल प्रभाज समझाया था ना, नॉर्मलता और मूल प्रभाज समझाया था। आज केवल इनमें से खाली एक टॉपिक बचा हुआ है, मूललता, और मूललता समझा करके हम तुरंत अगला नया टॉपिक पे बढ़ जाएंगे और वो है हमारा ऑस्मोसिस, यानी कि परासरण और परासरण दाब। ये है क्या, इसका नॉर्मल लाइफ में क्या यूज है, ये सभी को हम अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। फिलहाल खाली एक टॉपिक बचा हुआ है मूललता, जो अभी तक हमने पढ़ाया है वो उससे रिलेट करता है, तो ध्यान देंगे आप। मोलालिटी, मोलालिटी मतलब मोललता, ध्यान समझो। मोलालिटी मतलब मोललता, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखता है तो। मोललता, हम मोललता पढ़ चुके हैं, हम मोललता पढ़ रहे हैं, दिख रहा अंतर? मोललता पढ़ रहे हैं, मोललता हम पढ़ चुके हैं। तो ये रहा मोलालिटी बराबर फॉर्मूला होता है इसका, ध्यान से समझो। मोललता का सूत्र, हम चूंकि पीछे इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए हम इसको बहुत कम समय में पढ़ा देंगे, मतलब ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें। मोललता इज इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में, विलायक का भार इन केजी, ध्यान देना है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। अच्छा, हम एक इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताना चाहेंगे, ध्यान सुनना है। बालक, आप जानते हो कि मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी लिया, ठीक है ना, 1 गिलास पानी लिया और उस 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच नमक मिलाया। 1 गिलास पानी में आपने 2 चम्मच नमक मिलाया, समझ रहे हो ना? तो एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच नमक मिलाया, तो नमक जो है पानी में घुल जाएगा, नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा, घुल जाता है ना। तो जो घुल गया उसे हम विलेय कहते हैं, और जो घोल रहा है उसे हम विलायक कहते हैं। हमारा टॉपिक ये नहीं, इसकी बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं, हम नई चीज की बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, जो घुल जा रहा है या जो कम था, जो यानी नमक जो कम था वो विलेय है, वो सॉल्यूट है, वो विलेय है, विलेय। और जो घोल रहा है यानी पानी, वो क्या है, विलायक। समझ रहे हो ना? तो आपने पीछे हमने कुछ क्वेश्चन जब किए थे तो ध्यान देना, मान लो गिलास पानी है, ठीक है ना, 500 ml पानी, क्या 500 ml मतलब आधा लीटर, 500 ml पानी था, ठीक। उस 500 ml पानी में मान लो तुमने 100 ग्राम चीनी डाल दिया, समझ में आ रहा है? 500 ml पानी, आधा लीटर पानी में तुमने 100 ग्राम चीनी डाल दिया। अरे डाला, 100 ग्राम चीनी डाल दिया। 100 ग्राम चीनी डालोगे, लेकिन उस विलयन का आयतन, उस विलयन का आयतन, तो विलयन बनेगा, क्या बनेगा? आपने 1 गिलास पानी लिया, अरे बोलो, आधा लीटर है वो, और उसमें आपने 100 ग्राम चीनी डाल दिया। 100 ग्राम चीनी, चीनी उस पानी में घुल गया, घुल गया ना, तो ये विलयन बना। जब घुल जाएगा तो विलयन बनेगा, आप जानते हो। जब घुल जाएगा तो क्या बनेगा? तो विलयन बना, विलयन बना ना। तो अब समझे? लेकिन हम उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो आयतन है, आयतन का मतलब किसी भी पदार्थ द्वारा घेरा गया कुल स्थान, किसी भी पदार्थ द्वारा घेरा गया कुल स्थान, उस विलयन का आयतन अभी भी हम 500 ml ही मानते हैं। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? 500 ml मतलब आधा लीटर तुमने पानी लिया, बोलो, तो आधा लीटर पानी क्या ग्लास में कुछ जगह घेर रही है? और तुमने 100 ग्राम चीनी लिया, तो जब 100 ग्राम चीनी टेबल पे रखोगे तो क्या वो भी कुछ जगह घेर रही है? मतलब दोनों का आयतन है कि नहीं है? दोनों का आयतन है।
समझ रहे हो? यस सर। अब उस चीनी को बोलो उस पानी में घोल दिया गया, उस चीनी को उस पानी में घोल दिया गया। तो चीनी पानी में घुल गया तो विलयन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण? ये बात समझ में आ रही है? लेकिन हम उस विलयन का, चीनी घोलने के बाद भी हम उस विलयन का आयतन 500 ml ही मानते हैं। पहले भी पानी 500 ml था और चीनी का कुछ जगह घेरा था, चीनी का भी कुछ आयतन होगा। तो जब दोनों मिला दिया गया और मिला के विलयन बना, मिला के क्या बना? तो क्या होना चाहिए था? जो पहले पानी का आयतन था वो, जो प्लस चीनी का आयतन था वो, दोनों जोड़ करके उस विलयन का आयतन होना चाहिए था ना। समझ में आ रहा है? उस पानी का आयतन और उस चीनी का आयतन जब दोनों मिला दिया गया, मिलाकर विलयन बनाया गया, तो जो विलयन होगा उसका आयतन पानी का आयतन और प्लस चीनी का आयतन होना चाहिए ना। समझ रहे हो? होना चाहिए। लेकिन हम विलयन का आयतन चीनी को छोड़ देते हैं, केवल किसका मान लेते हैं? पानी का। समझ रहे हो ना? यानी पहले पानी का आयतन 500 ml, हाँ, और चीनी का मान लो तुम 50 सेमी क्यूब है, सपोज कर रहे हो चीनी है थोड़ी। अब दोनों को मिला दिया गया तो अभी जो विलयन बना उसका आयतन भी कितना मानेंगे? 500 ml है। क्या मानोगे? 500 ml। ठीक है। तो सवाल ये है कि जब मिलाया गया तो उसका आयतन बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उसका आयतन बढ़ा नहीं। ऐसा क्यों है? या तुम ये कह सकते हो अगर बढ़ा भी तो बहुत थोड़ा सा बढ़ा, बहुत जरा सा इंक्रीज हुआ, बहुत जरा सा बढ़ा, तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों है इसको हम समझेंगे। तो बालक जब चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो पहले क्या होता है कि चीनी का जो बड़ा बड़ा कण है ना, वो छोटे छोटे कणों में टूटता है। समझ आ रहा है? बोलो। पानी का जो बड़ा बड़ा कण है वो छोटे छोटे, चीनी का जो बड़ा बड़ा कण है वो छोटे छोटे कणों में क्या होता है? टूटता है। समझ में आ रहा है ना? वो टूटेगा पहले छोटे छोटे कणों में, और टूटने के बाद जब एकदम छोटा हो जाएगा तो पानी के कण होते हैं, पानी के भी कण हैं, पानी भी छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम H2O कहते हैं। आपने H2O सुना होगा, है ना? अब H2O होता कैसा है तो ध्यान दो, एक तो O यहाँ ऐसा गोल्ड का होगा और एक तो H निचवा होगा और एक तो H निचवा होगा। यही एक पानी का मॉलिक्यूल है, समझे? एक पानी का कण है ये, एक छो है। समझ में आ रहा है? तो बताओ एक फिर बगलियों में छो होगा, जो दिखाई ना देने वाली आपको प्रॉब्लम है जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देखिएगा, दिखा? हाँ, ये टीवी जो मतलब जिस कंपनी का है उसको हमने बुलाया है, वो आ नहीं रहा है, इसलिए ना तो थोड़ा दिक्कत है, उसको टाइम नहीं है अभी, तो जब आ जाएगा फिक्स हो जाएगी। देखिए ये दिखा आपको? ठीक है। तो यानी पानी के जो कण हैं वो पानी कैसे से कण होते हैं? अब इन्हीं कणों के बीच में गैप होता है, उन कणों के बीच में हल्का फुल्का क्या होता है? गैप होता है। तो जो चीनियां घुल के छोटी छोटी हुई है ना, वो उन्हीं कणों, उन्हीं गैप्स में जा करके भरती है। समझ में आया? समझे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम तुमको ऐसे बताना चाहेंगे अच्छे से। मान लो, ध्यान समझो, एक गिलास लिया तुमने या कोई एक बर्तन ले लिया, ठीक है, चाहे गिलास लिया, उस गिलास में तुमने छोटी छोटी गेंदे डाल दी। क्या डाल दी? गेंदे। अरे बोलो, छोटी छोटी गेंदे डाल दी। तो क्या तुम देखोगे कि बालक जब छोटी छोटी गेंदे आपने उसमें डाली हैं, छोटी छोटी गेंदे आपने उसमें, तो उसके एक गेंद दूसरे गेंद के बीच में कहीं ना कहीं गैप जरूर होगा ना गैप? ऐसा होगा क्या कि वो जो गेंदे हैं वो उस गिलास के सभी जगह को भर दे? ऐसा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अब घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बोलो। तो क्या उनके बीच जगह खाली है? हाँ। अब उस गिलास में जो उसमें गेंद भरी गई है उसमें चीनी के टुकड़े डालो, चीनी डालोगे तो क्या होगा कि जो चीनी के टुकड़े हैं छोटे छोटे, वो उन्हीं गैप्स में जाके भरेंगे, उन्हीं गैप्स में जाके, जिसके
जिसके कारण क्या गेंद उठ जाएगी ऊपर कि बैठ जाएगी नीचे कि वही रहेगी, वही रहेगी। अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन अक्ति जब कर दोगे, अक्ति मतलब समझते हो, मतलब डालते गए मतलब उनके बीच के जो होल्स है, जो मतलब कि छिद्र है या जो गैप है, यदि वो भर जाता है तब वो ऊपर उठने लगे। समझ में आया? अंतर समझे? ठीक है, तो हम इसीलिए वॉल्यूम उसका कांस्टेंट मानते हैं। तो आइए भाई, तो विलेय वो जो घुल गया, विलायक वो जो घुल रहा है, तो ये समझ में आ रहा है? इसमें कुछ आपको हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आप सिंपल से समझिए कि आपसे पूछा जाएगा मोललता क्या है, क्या मोललता क्या है, तो तुम नीचे वाले एक करोगे, किसको? नीचे वाले। तुम कहोगे विलायक के 1 किलोग्राम भार में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, देखिए विलायक का भार लिखा है ना, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में घुले, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में घुले या विलीन विलेय के कुल मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? क्या समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, विलेय के 1 किलोग्राम भार में, विलेय के 1 किलोग्राम भार में, सॉरी विलेय में, विलायक के 1 किलोग्राम भार में घुले या विलीन, घुले या विलेय के कुल मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। फॉर्मूला याद रखिए, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें? फॉर्मूला समझ में आया? कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में हम हर टाइप के क्वेश्चन को बारी बारी समझाएंगे, तो इसका यूज होगा। कोई दिक्कत है किसी को? सबने समझा? ऐसे टॉपिक्स की बात पीछे कर चुके हैं, इसलिए हम इसमें बहुत कम टाइम दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ ले आप आगे। मोललता ठीक है, विलायक के 1 किलोग्राम भार में, विलायक के 1 किलोग्राम भार में घुले विलेय के कुल मोलों की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है ना? अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट है बालक, अच्छा हमने आपसे 2 प्रकार के सिस्टम बताए थे, तनु विलयन और सांद्र विलयन, याद है? तनु विलयन ध्यान देना है। तनु विलयन जिसको इंग्लिश में हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, और दूसरा था सांद्र विलयन जिसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ध्यान देना है। तो हमारे पास 2 प्रकार के विलयन, एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन, है ना? अभी तक जो हमने पढ़ा, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ठीक है ना, उनका मान यदि बढ़ता है तो सांद्रता बढ़ती है, मतलब जो विलयन है वो गाढ़ा होता जाता है। क्या? ठीक ना? अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है तनु विलयन का गुण। क्या पढ़ने वाले हैं? तनु विलयन का गुण। ठीक है, ठीक है, तनु विलयन का गुण। अब ये तनु विलयन के गुण, अच्छा तनु विलयन होता क्या है और सांद्र विलयन बताया था आपको, हल्का समझा देते हैं। 2 प्रकार की सीरा मान लीजिए बनाया, 2 लोग, एक गोलू है, एक गोलू है, गोलू है। गोलू के घर पे उस दिन जो है रसगुल्ला बन रहा है और एक भोलू घर पे रसगुल्ला बन रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? मतलब बोलो फेस्टिवल आ गया है, तो गोलू के घर पे रसगुल्ला बन रहा है और गोलू के घर पे रसगुल्ला बन रहा है। गोलू जो है वो अमीर आदमी है और गोलू जो है वो गरीब आदमी। ठीक है, तो गोलू के घर पे जो उसका जो सीरा बना है, सीरा, उसमें खूब सब चीनी डाले हैं, तो जिसके कारण वो खूब गाढ़ा होगा। भाई पैसा है उसके पास, समझ रहे हो? और जो भोलू है उसके पास पैसा कम है, तो उसने चीनी कम डाला है, तो जिसके कारण उसका जो सीरा होगा वो क्या होगा? पतला होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा वो गाढ़ा होगा, या जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा वो गाढ़ा होगा, और जिसमें विलेय की मात्रा कम वो पतला यानी तनु होगा। ठीक है, तनु और सांद्र समझ गए? तनु और सांद्र।
तो अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं, ऑस्मोसिस, प्रेशर, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, ये सब हम धीमे धीमे पढ़ेंगे। एक छोटी सी बात आपको और समझनी है, जो भी हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं ये तनु विलयनों के गुण हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा परासरण, क्या ये कैसा गुण है, तो आप कहोगे कि यह तनु विलयन का गुण है। परासरण जो है तनु विलयन में अच्छे से होता है। अब ये है क्या, हम आते हैं समझाते हैं आपको, फिलहाल आप समझिए, ठीक है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है, अणुसंघ के गुणधर्म, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम उस पर आएंगे डिटेल में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंघ के गुणधर्म, ये है क्या, एक ऐसा गुण जो विलयन में उपस्थित कणों पर निर्भर करता है। आपसे पूछा जाएगा अणुसंघ के गुणधर्म क्या है, तो तुम ये कहोगे कि एक ऐसा गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या, जो चीनी के कण थे, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम अणुसंघ के गुणधर्म कहते हैं। समझ में आया? किसी विलयन का ऐसा गुण, किसी विलयन का ऐसा गुण जो उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे ही हम अणुसंघ के गुणधर्म कहते हैं। अब इसको डिटेल में आप समझोगे जब इन 4 टॉपिक्स को हम समझा लेंगे तब, ठीक है। तो आइए हमारा मेन जो टॉपिक है, सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, ऑस्मोसिस मतलब कि परासरण। ध्यान सब समझो, ऑस्मोसिस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं परासरण। दूसरा एक और होता है डिफ्यूजन, मतलब जिसको हम विसरण बोलते हैं, डिफ्यूजन, उसको हम विसरण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, परासरण और विसरण, तो सबसे पहले हम परासरण समझेंगे। तो हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाते हैं, मतलब कि नॉर्मल लाइफ एग्जांपल के तरह। कभी आपने अपनी उंगली देर तक पानी में डाल के देखा है, क्या होता है, जो चमड़ी है वो सिकुड़ जाती है, श्रिंक होने लगता है। समझ में आया? ये कभी देखा है? हाथ को आप पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे जो चमड़ी है वो सिकुड़ जाएगी, सिकुड़ती है ना, सिकुड़ती है। तो ये होता क्यों है? ऑस्मोसिस यानी परासरण के कारण। होता क्यों है? कैसे, अभी समझेंगे। समझ रहे हो? तो आपसे पहला एग्जांपल हमने कहा कि यदि आप अपने हाथ को देर तक पानी में रखोगे तो आपकी जो चमड़ी है वो क्या होगी, वो क्यों होता है? परासरण के कारण, ठीक है। जोंक देखा है कभी आपने? जोंक पानी में मिलता है, जोंक, उसको मारने के लिए हम उसके ऊपर जो है क्या डालते हैं, ठीक है। तो नमक जब डालते हो तो जोंक जो है मर जाती है, या तुम ये कह सकते हो कि जोंक के अंदर का जो पानी है, जोंक के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकलने लगता है। जो जीव द्रव्य है उसके अंदर वो क्या होता है, और जोंक मर जाती है। वो भाई घोगी का भी नाम सुना होगा, स्नेल्स, समझे? वो भी सेम प्रक्रिया है। तो दूसरा एग्जांपल कि जोंक पे जब हम नमक डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, मर जाती है। दूसरा समझ में आया? बोलो। तीसरा एग्जांपल, ध्यान समझो। किशमिश का नाम सुना आपने? किशमिश नहीं सुना है? किशमिश जो मिलता है किराना स्टोर पे, उस किशमिश को आप अगर रात को भिगोएंगे, पहले तो किशमिश श्रिंक होता है, मतलब वो सिकुड़ा होता है, पता है ना। अगर उसको रात को आप पानी में भिगो दोगे और सुबह जब उसको देखोगे तो क्या दिखाई देगा, वो फूल जाता है, फूलता है। क्यों होता है? परासरण के कारण है। क्या, हम आएंगे, पहले हम इंटरेस्ट बिल्डअप कर रहे हैं, समझे? और भी समझ, हमारी जो स्किन है, स्किन, यहां भी परासरण होता है, यहां परासरण होती है, समझ रहे हो ना? कैसे? तुम्हारे क्या स्किन से जो हमारी त्वचा है
क्या इस त्वचा से पसीना बाहर निकलता है? मतलब होल्स तो है ना, उसको रोम छिद्र बोलते हैं हम, बोलो ठीक है। और जब तुम मतलब कि नहाते हो, पानी शरीर पे गिरता है, तो क्या पूरे शरीर में ठंडक महसूस होती है? यानी जो तुम्हारा माने त्वचा है ना, ये चीजों को एब्जॉर्ब करता है, वो उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? और दूसरी बात, कभी तेल वेल लगाया होगा तुमने, तेल जब तेल लगाते हैं हम तो वो भी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो हमारी त्वचा में भी ऑस्मोसिस यानी परासरण होता है। इसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, कौन? जो पेड़ पौधे हैं, वो पेड़ पौधे भी जो जमीन से पानी या मिनरल्स उठाते हैं, वो भी परासरण देता है कारण। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां परासरण होता है, बहुत सारे एग्जांपल्स। हमने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए। तो सवाल अब ये है कि ये है क्या, ये परासरण क्यों होता है? तो हम आपको उसी एग्जांपल से समझाते हैं। होता कुछ यूं है बालक, ध्यान से समझो, कि दो प्रकार के विलयन मान लो ले लिया। एक विलयन है तनु विलयन और एक विलयन है सांद्र विलयन। फिर से बोलो, तनु विलयन और तनु विलयन वो होता है जिसमें जो घुला हुआ है यानी चीनी या नमक या कुछ भी, उसकी मात्रा है, और जो सांद्र होगा उसमें चीनी या नमक की मात्रा। इतनी बात समझ में आ रही है? तनु और सांद्र समझे? तनु में चीनी की मात्रा कम या नमक की मात्रा कम, और सांद्र में चीनी या नमक की मात्रा ज्यादा। ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, तो होता कुछ यूं है कि सेमी पैरेबल मेम्ब्रेन होता है, सेमी पैरेबल मेम्ब्रेन, जिसे अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं हिंदी में। सेमी पैरेबल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब वो झिल्ली मिलती कहां है हम आपको बता देते हैं। कभी आपने प्याज छीला है? हाँ, तो प्याज के ऊपर एक मोटा सा कवर होता है, होता है मोटा सा कवर। मोटा से कवर के बाद उसके नीचे पतली सी झिल्ली नुमा संरचना होती है। कभी फील किया है? पतली सी झिल्ली नुमा, व्हाइट कलर का होता है, उसी को हम बोलते हैं सेमी पैरेबल मेम्ब्रेन। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, कच्चा अंडा तोड़ दो, कच्चा अंडा तोड़ दो, तो तोड़ोगे तो देखोगे कि जो उसका मतलब खोल है, खोल समझ रहे हो ना, उस अंडे का जो खोल है, उस खोल के कच्चा अंडा तोड़ दो और उसके अंदर का जो द्रव है उसको निकाल दो। अब उस खोल को ऑब्जर्व करो, तुम ध्यान से देखोगे तो जो उसकी खोल है वो उसके अंदर साइड में एक व्हाइट कलर की मेम्ब्रेन चिपकी होगी, एक व्हाइट कलर की पतली सी, समझे? जाके आप देख सकते हो, उसको निकाल लो, वही सेमी पैरेबल मेम्ब्रेन है, समझे? अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या समझ में आ रहा है? तो जब प्याज छीलोगे तो प्याज के अंदर एक पतली सी झिल्ली मिलेगी, उसे हम अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। अंडा छीलोगे उसके भी अंदर जो है पतली सी झिल्ली मिलती है, जैसे हम अर्ध पारगम झिल्ली कहते हैं। जो मतलब कि जानवरों का ब्लैडर होता है उस पर भी अब ठीक है, ब्लैडर का मतलब आप समझिए, समझे? बोलो, ऑनलाइन से समझ गए? ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैडर। उस पे भी एक कवर होता है ऊपर से, उसको भी हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो हम जो समझा रहे हो समझ में आ रहा है? कितने देखो बेटा, तनु विलयन वो चलेगा शिवम। तनु विलयन में चीनी की मात्रा, तनु विलयन में दुइये ढोइये है, ज्यादा कई भाई बड़ा कम कई हो गया, समस्या है।
समझ रहे हो ना? अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखकर रिपीट मारिए, रिवीजन करो, एक बार सुबह देख लो, एक बार शाम देख लो, वैसे ही याद हो जाएगा। तो आइए भाई, ठीक है ना? अब होता क्या है इसमें परासरण, तो परासरण की परिभाषा आपकी किताब में बहुत कठिन लिखा हुआ है, हम आपको ईजीएस्ट परिभाषा बता देते हैं। होता कुछ यूं है, पूछेगा परासरण क्या है, तो कहोगे कि जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, मतलब उसको छाना जाता है कह लो। जब किसी अर्धपारगम्य जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से, तो वो विलायक को तो जाने देती है परंतु विलेय के कणों को रोक देती है। तो वो विलायक को तो जाने देती है परंतु विलेय के कणों को रोक देती है। यही क्रिया परासरण कहलाती है। क्या हुआ? अब ऐसा क्यों है? जैसे विलेय और विलायक हमने आपको बताया, जैसे चीनी को पानी में मिला दिया गया तो चीनी जो है वो विलेय है, चीनी क्या है? विलेय। तो वो घुल रहा है ना, और पानी क्या है? अगर दोनों की कणों में तुलना करोगे ना, हमने कहा पानी में छोटे छोटे कण होते हैं और चीनी के भी छोटे छोटे, समझ रहे हो ना? तो जब चीनी उसमें घुली है तो चीनी के कण बड़े बड़े होंगे, चीनी के कण पानी की तुलना में बड़े बड़े होंगे और पानी के कण चीनी की तुलना में छोटे छोटे होंगे। तो छोटे छोटे को जाने देगी और बड़े वाले को क्या करेगी? ठीक है ना? चाय छानते हो, आपने देखा है चाय, जब चाय छानते हैं तो जो चाय है वो नीचे चली जाती है, लेकिन चाय पत्ती और अन्य जो चीजें होती हैं वो उसके छन्नी के ऊपर रुक जाती है। वही तो परासरण है, लेकिन वे विलयन के केस में। समझ में आया? तो आपसे पूछा जाएगा परासरण क्या है, तो आप कहोगे कि जब किसी विलयन को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से गुजारा जाता है, तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक को तो जाने देती है। किसको? विलायक को तो जाने देती है परंतु विलेय के कणों को, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। कुछ समझ में आया? ठीक है, समझे? अच्छा, आसान तो है, अच्छा तो है, समझे? तो ये रहा परासरण। अब सवाल ये है कि सर जोक क्यों मर जाती है या किसमिस क्यों फूल जाता है? ठीक है, तो तुम्हें ये समझ, हाँ चमड़ी की टूट जाती है। हमको तुमको ये समझना होगा कि ये सेम केसेज तनु विलयन और सांद्र विलयन के केस में भी होता है। तनु विलयन और सांद्र विलयन, ठीक ना? जैसे एग्जांपल देखो, हमने कंटेनर लिया, एंगल एडजस्ट करना दिखाई दे, बड़ा तो बना ही रहा है। हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। कहां पे? बीच में, इसके बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। तो क्या इस अर्धपारगम्य झिल्ली में छोटे छोटे होल्स होंगे? हाँ, अरे होगी तभी बनिया जाएगा। तो अब कौन बनाएगा इतना देर? आप बना लीजिएगा, ठीक है? ये यानी बीच वाली ये जो पट्टी लगी हुई है ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। समझ में आया? अच्छा, और ये हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में एक तरफ पानी है और फिर दूसरी तरफ भी पानी है। ठीक है, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ भी पानी है। सबको दिखाई पड़ रहा है ना? हमने बाबू इसमें 1 चम्मच चीनी डाला
और इसमें हमने 4 चम्मच चीनी डाला, दिखाई पड़ा? 1 चम्मच चीनी डाला और इसमें 4 चम्मच चीनी डाला। तो जब 1 चम्मच चीनी डालोगे तो क्या इसमें चीनी के कणों की संख्या ज्यादा होगी कि कम? कम होगी ना। माने ये जो बूंदी दिख रही है ये चीनी के कणों की क्या है? संख्या। 1 चम्मच चीनी वाला 4 चम्मच चीनी डालोगे तो बताओ कणों की संख्या ज्यादा कि कम? ज्यादा होगी। तो हमने ये कण बनाया, दिखाई पड़ रहा है? तो मतलब कि इसमें चीनी की मात्रा कम है और उसमें चीनी की मात्रा, इसलिए ये जो विलयन बनेगा ये विलयन बनेगा तनु। क्या बनेगा? और ये जो बनेगा वो, समझ आ रहा होगा? बोलो ठीक है। हाँ, और बीच में सेमी पैराबोल मेंबर है, मतलब कि पारगम्य झिल्ली है। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाता है कि जब परासरण होता है, जब क्या होता है? परासरण, तो विलयन का प्रवाह कैसा होता है? तनु से सांद्र की तरफ कि सांद्र से तनु की तरफ? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सुनाई पड़ा? तनु से सांद्र की तरफ कि सांद्र से तनु की तरफ? समझ आ रहा है? बोलो। तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि आप तुम बताओ कि क्या इसमें चीनी के मात्रा के कणों की, चीनी के कणों की संख्या कम है? तो क्या इसको दूसरे रूप में हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें चीनी के कणों की संख्या कम है तो पानी के कणों की संख्या ज्यादा है? वो इसकी तुलना में क्या इसमें चीनी के कणों की संख्या कम है? तो पानी के कणों की संख्या ज्यादा होगी ना? बोलो भाई, यार इतना तो विलयन समझ रहे हो? और ये वाला इसका उल्टा है। तो जो बहाव होगा, क्या ज्यादा पानी इसमें है और कम पानी इसमें है? और जो सेमी पैराबोल मेम्ब्रेन है वो पानी को अलाउ करता है, वो पानी को जाने देता है, लेकिन चीनी के कणों को क्या करता है? तो इसमें चीनी के कण ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो मान लो, ध्यान समझना है, तुम्हारे हिसाब से कौन सा अलाउ करेगा, कौन सा ज्यादा जाएगा, अंतर समझना। बालक मान लो एक में खूब सारा चीनी है और एक में कम चीनी है, दोनों को तुम छान रहे हो। तो मान लो जिसमें ज्यादा चीनी है जब उसको छानोगे तो कुछ पानी नीचे जाएगा, लेकिन क्या कणों की संख्या ज्यादा है? क्या उन कणों को ये मेम्ब्रेन यानी जो झिल्ली है वो रोकेगी? जब रोकेगी छिद्रवा बंद होगा कि नहीं होगा? होगा ना, छिद्रवा बंद होगा। चावा जब छानते हो तो तुमने देखा होगा थोड़ा देर के बाद जब मतलब चाय ज्यादा है, तुम एक चाय छन्नी से छान रहे हो तो तुम देखोगे थोड़ी देर छानने के बाद चाय छन्निया में चाय पत्ती ज्यादा हो जाती है, तो फिर उसको हमको चाय में पलटी करना पड़ता है। देखा है? बोलो। तो क्या वो ब्लॉक्स को वो जो चाय पत्ती की छोटी छोटी पत्तियां हैं, क्या वो चाय छन्नी के छिद्रों को बंद कर रही हैं? क्या सेम केस इसमें नहीं होगा? होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अब इसमें तुम देखोगे तो क्या इसमें संख्या कम है? तो ये कम छिद्रों को बंद करेगा ना, यानी जो फ्लूइडिटी है, मतलब जो बहाव है, जो क्या है? जो बहाव है वो किधर से किधर को होगा? इससे इधर की तरफ। तो समझ में आया? यानी जो तनु विलयन है वो किधर को बहता है? सांद्र की ओर। आंसर समझ में आया? आया? ठीक है। यानी जो परासरण समझ गए? परासरण में जब अर्धपारगम झिल्ली से किसी विलयन को गुजारा जाता है ना, तो वो विलायक को तो जाने देता है। किसको? विलायक। लेकिन विलय को रोक लेता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल के तरीके समझा, ठीक है? तो हम जोक वाला एग्जाम्पल बताते हैं। तो जोक थी, ठीक, और जोक चूंकि पानी में रहने वाला जीव है ना, तो उसके अंदर जीव द्रव्य भरा हुआ है। जीव द्रव्य जो उसकी सारी जो है इंटेस्टाइन, जो आंतरिक क्रियाएं हैं, वो सभी चला रहा है। अब तुम जो है ना खुरपाती आदमी हो और तुमने जोक को पकड़ा और ले आए घर, ठीक
ठीक। तो क्या जोक के ऊपर पानी है? जोक के ऊपर पानी है, ठीक है ना, बात समझो। और जो जोक की त्वचा होती है, जोक की जो जोक की त्वचा है, क्या बोलेगा? जोक की क्या है? त्वचा। जो त्वचा है वो त्वचा एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती है। जोक की त्वचा, बोलो यार, तो त्वचा है ना उसके बाद। जोक की त्वचा एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती है। अंतर समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जोक है, ये जोक है, और इस जोक के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी ठीक, और बाहर भी पानी है। बोले भाई तुमने नमक डाल दिया, क्या किया? जिसके कारण जो है उसकी बाहर की सांद्रता बढ़ गई, मतलब बाहर का गाढ़ापन बढ़ गया। बाहर भी विलयन है और जोक के अंदर भी, बाहर भी विलयन है और जोक के अंदर भी। समझ में आ रहा ना? तो जब तुम बाहर नमक डालोगे तो जोक के बाहर जो तुमने नमक डाला उसने उसके बाहर का सांद्रता बढ़ा दी, सांद्रता, गाढ़ापन, बाहर का गाढ़ापन बढ़ गया और अंदर का गाढ़ापन, बोलो यार, कम है। और बाहर का गाढ़ापन इधर का कम था और इधर का ज्यादा। तो ये जो विलयन का प्रभाव था वो किधर से किधर? इधर से था, सेम सेम। अब जोक के अंदर का विलयन जो है उसका उसकी जो है सांद्रता कम है, और जो जोक के बाहर नमक डाल के तुमने बनाया उसकी सांद्रता अधिक है। तो विलयन का प्रभाव जोक के अंदर से बाहर की तरफ होगा कि बाहर से अंदर की तरफ होगा? अंदर से बाहर। इसलिए जोक के अंदर जितना भी द्रव होता है वो सभी के सभी क्या हो जाता है, और खेल खत्म। जोक ड्राई हो जाती है, जोक सूख जाती है और वो मर जाती है। समझ में आया? समझे? कोई दिक्कत है? तो ये है कि जोक के बारे में हमने आपको बताया कि वो कैसे मर जाती है। हाँ, समझ में आया? आया, ठीक है। इसी तरह वो किशमिश भी है। किशमिश को जो आप खुला छोड़ दोगे, मतलब पानी में डाल के छोड़ दोगे, तो उसके ऊपर की जो परत है, उसके ऊपर की जो परत है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली का काम करती है, ठीक ना। और पानी कम गाढ़ा है और उसके अंदर का जो विलयन है हल्का फुल्का वो ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए पानी उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो क्या होता है? समझ गए होगे मेरे हिसाब से, ठीक है? कितनों ने समझा? जो कैसे मरती है समझा दोगे? हाँ, पराशरण तो सब समझा दोगे ना? तो दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे बढ़ो। हाँ, वो है कूल, हम ही बता देंगे, तू कुछ नहीं सोचोगे, बनल बनावल मिले और खा के आराम से वही। हाँ, तुम वैसे ही आदमी हो, तुम्हें से अधिकांश लोग, कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भारत में खासकर, कि जो है प्लेट ले आएंगे, 50 पूरी खाएंगे और वही जो है लुढ़क जाएंगे। उनके पास इतना ताकत नहीं होती है उठ के जो है बेडे सूझ जाए, उनके उठा के बेडे रखना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ी ना भाई, कुछ आप भी सोचिए, कुछ सोचोगे तभी ना। हमने 2 ही 3 एग्जाम्पल बताए, 2 एग्जाम्पल हमने बताया, 2 तुम सोचो। अरे नहीं आएगा तो पूछना, समझे? वो भी यही सेम केस होता है, सेम इसी प्रकार का, बस तुम्हें सोचना। तो क्या समझ में आया? ऑस्मोसिस समझे, परासरण समझे, विसरण की बात अब करनी है। किसकी बात? हाँ बोलो। सांद्रता बढ़ा दो, उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दो, बाहर का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, सांद्रता जैसे मन करे वैसे बढ़ा दो, वो अंदर से पानी निकालेगा बाहर। चीनी नहीं, चीनी से तुलना में जल्दी तेजी से वो नमक घुलता है। दोनों घोल के देखो यार, दोनों आप घोल के देखो, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक डालो, कौन जल्दी घुलेगा? क्या बात है? हाँ, वही चीज ठीक है। समझे? नमक जैसे डालोगे पता नहीं चलेगा कहाँ गया, है ना? तो आप ध्यान दीजिए।
हाँ मर जाएगा अगर समुद्र के विलयन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहा तब। आइए भाई बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात पराशरण समझा दिया, अब हम बात कर रहे हैं विसरण। क्या विसरण माने होता है फैलाव, विसरण माने फैल जाना, तो हम विसरण कहते हैं। अभी क्यों है, कैसे है, ये होता क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो आपसे पूछ देता है कि परासरण और विसरण में अंतर बताइए, ठीक है ना। तो हमने पहले एक समझा लिया, हम वो भी समझा लेते हैं, फिर हम आपको अंतर दिखाते हैं दोनों के बीच का अंतर क्या है। तो विसरण की बात करते हैं। अच्छा, इसमें जो प्रवाह था, प्रवाह क्या विलाय तनु विलयन से विलायक के कणों का किधर सांद्र विलयन होता है, समझ में आया। अब हम बात कर रहे हैं विसरण की। विसरण का मतलब होता है फैलाव। फैलाव का मतलब हम ये कहना चाहते हैं सिंपल सा कि बालक, अब ये अर्धपारगम झिल्ली नहीं है, ये अर्धपारगम झिल्ली नहीं। तुमने एक तनु विलयन लिया और एक सांद्र विलयन लिया, एक तनु विलयन लिया और एक सांद्र विलयन लिया, ठीक है। और दोनों विलयनों के लिए डिवाइडर लगा दिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइडर है ये। एक साइड में तनु विलयन है और एक साइड में बीच में डिवाइडर है, ताकि दोनों एक दूसरे को मिलने न दिया जाए। भर दिया दोनों साइड, भर दिया, भरने के बाद फिर हटा दो, ठीक। तुम ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे था। एक लड़की ने शरबत बनाया जो बहुत कम मीठा है, चीनी कम डाला है, बोले। एक विलयन ने एक लड़की ने शरबत बनाया जो बहुत कम मीठा है, तो उसे हम तनु शरबत बोलेंगे, बोले। दूसरे लड़की ने शरबत बनाया जो बहुत ज्यादा मीठा, तो हम सांद्र शरबत बोलेंगे, है ना। दोनों ले लिया के पेश किया, लीजिए भाई, देखिए कौन बढ़िया है। तो न बहुत मीठा वाला अच्छा लग रहा था और न बहुत फीका वाला अच्छा लग रहा था, समझ गए। तो तुरंत वो एक बुद्धिमान व्यक्ति, वही केमिस्ट बैठा हुआ था मेरे जैसा, उसने कहा कि हम यहाँ इस पर्टिकुलर केस में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिफ्यूजन यूज करेंगे, हम यहाँ विसरण का इस्तेमाल करेंगे और ये दोनों विलयनों को एक समान मीठा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कैसे कि भाई डिफ्यूजन क्या होता है, विसरण क्या होता है। तो उसने एक गिलास लिया, एक कंटेनर लिया, एक तरफ कम मीठा और एक तरफ ज्यादा मीठा रख दिया। बोलो बोलो। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि भाई देख लो, देख लिया, देख लिए, और उसने डिवाइडर हटा दिया। डिवाइडर क्या किया, हटा दिया। जब डिवाइडर हटाया तो क्या ये दोनों पानी एक दूसरे में मिक्स होगा, तो क्या एक समान मीठा हो जाएगा दोनों, कि ऐसा वैसा होगा कि ऐसा बीच में ऐसा भरा हुआ है, यहाँ से गिलास निकालोगे तो कम मीठा रहेगा, यहाँ से गिलास निकालो ज्यादा मीठा रहेगा, ऐसा होता है क्या? ये पूरा एक समान मीठा हो जाएगा, होता है ना। अभी कैसे, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि जब एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन को एक साथ मिलाया जाता है, क्या होता है, मिलाया जाता है, तो जो देखो बाबू भाई, जो डटवा बनाए थे, क्या बनाए थे, ये जो पानी जो है वो हमारा विलायक है, पानी क्या है, ठीक है ना। और जो चीनी के कण है वो क्या है, विलेय, बोलोगे ठीक। इसको थोड़ा गाढ़ा होना है तब मीठा होगा, और इसको थोड़ा पतला होना है तब कम मीठा होगा। इसको थोड़ा गाढ़ा क्योंकि ज्यादा मीठा होना है, इसको पतला होना है क्योंकि कम मीठा होना है। समझ में आ रहा है कि मन मन हुआ और पता नहीं कैसे, ऐसा नहीं ना है। चलो देखते हैं एकदम लास्ट में। बाबू पिछला वाला हेडिंग आपको समझ में आया था, ये समझ में आ रहा है? आप बताइए कि इसको ज्यादा मीठा होना है कि कम,
नहीं ठीक है, बराबर होना है, लेकिन अभी ये कम है ना, तो ये अपने मीठापन को बढ़ाना चाहता है, घटाना चाहता है? बढ़ाना चाहता है। और ये बैठ, ठीक है? बोलो बढ़े। तो लाल अगर इनको अपनी मिठास बढ़ानी है तो इसको क्या चाहिए? चीनी की पानी? चीनी। और इसको अपनी मिठास घटानी है तो क्या चाहिए? चीनी की पानी। बोलो बोलो बोलो, बोल रहे हो? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीनी के कण होंगे, माने जो विलेय के कण होंगे, बोले यार, वो सांद्र विलयन से भागेंगे किधर? तनु की तरफ। रच के बोलो, है ना? जो चीनी के कण होंगे वो सांद्र विलयन से भागेंगे किधर की ओर? तनु की ओर। और जो है ना, ठीक है, और जो पानी के कण होंगे, जैसा ये देखो, जो पानी के कण होंगे वो तनु से भागेगा किधर की ओर? कुछ समझ में आया? कुछ मगज में आया? बोलो। हाँ, ये है। तो परासरण में केवल विलायक यानी केवल पनीय जा रहा था, देख रहे हो? लेकिन जो विसरण है इसमें पानी भी जा रहा है और साथ में चीनी भी जा रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? ठीक। परासरण में हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती थी। परासरण में हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती थी, लेकिन विसरण में हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं है। समझ में आ? अंतर समझ रहे हो? ठीक है। परासरण में केवल विलायक, कौन? विलायक तनु से सांद्र की तरफ जाता है। और जो विसरण है इसमें विलेय और विलायक दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं। विपरीत देखो, बेटा इधर आओ, इधर जा। जो विलेय है वो तनु की तरफ और जो विलायक है वो क्या? समझ में आया? समझे? तो ये हमारे हिसाब से बिल्कुल समझ गए। कोई दिक्कत? कितनों ने समझा? सच्चे में? ठीक है। एक लास्ट बता के खत्म करते हैं। परासरण दाब। परासरण दाब। परासरण दाब का मतलब होता है लाल। परासरण दाब का मतलब होता है लाल। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। समझ में आया? जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। ये है ठीक। कंटेनर, क्या कंटेनर? ठीक है। इस कंटेनर में इसको दो ब्लॉक बना लिया। यहाँ पे हमारी लगी है सेमी पैराबल मेम्ब्रेन, मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक ठीक। यहां पे लगा हुआ पिस्टन, पिस्टन समझते हो क्या होता है? सुई, इंजेक्शन देखे हो? इंजेक्शन का जो पिछला सिरा से दबाते हैं तो अंदर से द्रव निकलता है, ऐसे
पिचकारी पिचकारी है, हाँ। ठीक है, वो पिचकारी का जो 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 दबाते हो ना वही पिस्टन है। बोलो यार, ठीक है, ये हमारा पिस्टन है। इसको तुम ऐसे उठा सकते हो, ऐसे दबा सकते हो। बोलो बोलो, ठीक है। हमने क्या किया? अरे हमने इधर हमने चीनी और पानी का विलयन भर दिया। किसका लाल? ई का है, W से वाटर। अब नहीं समझ में आया, कभी समझ नहीं आएगा, सच बता। ये किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किताब में क्या लिखा हुआ है। मतलब भाषा लिखा होता है लेकिन कठिन लिखा होता है। तो आप यही सब समझ लीजिए, किताब या किसी भी नोट्स के भरोसे परेशान हो जाएंगे। बनवाया जाएगा नोट्स, अभी नहीं बनवा रहे हैं क्योंकि अभी तो बस वैसा चल रहा है। अभी खाली इंटरेस्ट तुम्हारा डेवलप कर रहा है। दिखाई दिया? इधर केवल क्या है? पानी। पानी है, ठीक है ना? ठीक, इधर केवल पानी है और इधर चीनी और क्या है? कौन सांद्र और कौन, ध्यान देना, कौन सांद्र और कौन? तुम चल, जो बहुत फैल के बैठा है, सिंहासन लगवाते हैं। आए बताओ, कौन तन कौन सांद्र? बैठो, समझे? ये वाला सांद्र, ये ठीक है ना? तो चलो सत्यम, बहुत परेशान रहना पड़ेगा। बताओ कौन तन कौन सांद्र हो? ई सम्मत बताओ, हई सांद्र की हई सांद्र? अच्छा ये रुक बाबू। हाँ तो तनुसांत ठीक है। पीछे अर्धपारगम झिल्ली है, तो बताओ जब अर्धपारगम झिल्ली है तो परासरण होगा। परासरण में किधर से किधर बहाव होता है? तनु से सांद्र की तरफ, सांद्र से तनु की तरफ। ठीक है, बोलो। तनु से यानी क्या ये पानी इधर को बहेगा? हाँ, पानी इधर को बहेगा, माने परासरण हो रहा है। क्या हो रहा है? परासरण। तो जब पानी इधर को बहेगा तो एक पिस्टन उठ के ऊंचा हो जाएगा। हाँ, पिस्टन उठ के कहाँ चला जाएगा? मतलब था यहाँ पे, हाँ, अब पहुंच गया यहाँ पे। दिखाई दिया? बोलो। यानी क्या ये परासरण यहाँ पे हुआ है? अब इसको हमें परासरण नहीं होने देना है। मतलब जो परासरण की क्रिया है वो रोकनी है। जो परासरण की क्रिया है वो क्या करनी है? रोकनी है। तो तुम दाब लगाओ, जैसे दबाओगे, अरे बोले यार, दबाओगे और एक एक कहाँ पहुंचाओगे? यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से इसको यहाँ तक पहुंचाने में जितना दाब लगाना पड़ेगा वही दाब क्या होता है? परासरण का। समझ नहीं आया? आसान था। यानी कहोगे कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो निम्नतम आवश्यक दाब लगाया जाता है, जो निम्नतम आवश्यक दाब वही क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इक्वल टू nRT। समझ गए होगे? बोलो ठीक है। तो परासरण में विलयन का प्रभाव किधर से किधर? और विसरण में प्रवाह दोनों तरफ से, तनु से सांद्र की तरफ भी और सांद्र से तनु की तरफ, है ना? तो क्या परासरण विसरण और परासरण आप समझ गए? कोई दिक्कत है किसी को? तो यही है हमारा टॉपिक।
बस लिया परासन। ठीक, सबने समझा? कितनों ने समझा? पूछता हूँ, बहुत हुआ।